तो गाइस, जैसा कि हमने 5 एलिमेंटल गॉड ऑफ वॉर सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि यूचेन ने शी हुआंग से कहा था कि हम लोगों को एक पार्टी चाहिए, जिसके लिए फिर वो तीनों के तीनों पहुंच चुके होते हैं एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में, जहां पर उन लोगों की मुलाकात होती है ली जियानची, ली जियानफेई और ली फेयू के साथ में, जो कि तीनों के तीनों अब जेल से बाहर आ चुके थे। शी हुआंग यूचेन और शू यूफेई से ये पूछने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो यूचेन उसको बताती है कि जरूर ये उन लोगों की कोई ना कोई तो प्लानिंग होगी, क्योंकि अब ये सभी के सभी लोग मिलकर मारना चाहते हैं शी हुआंग को। और फिर तभी वहाँ पर इसके पास में एक और बंदा आ जाता है लड़ने के लिए, जिसका नाम होता है बाई यूजिंग। और वो जैसे ही शी हुआंग के साथ में फाइट करने लगता है, तो शी हुआंग ने तो उसको अपनी पावर्स की मदद से हरा ही दिया था, लेकिन इस बार अब शी हुआंग से लड़ने के लिए एक और किलर बंदा आ जाता है, जिसने शी हुआंग के ऊपर कितना पावरफुल अटैक किया था कि उससे शी हुआंग भी सोचने पड़ जाता है कि ये सच में ज्यादा ताकतवर बंदा है। साथ ही लीजी ने आकर शू यूफेई और यू चेन को पकड़ लिया था ताकि वो शी हुआंग की मदद ना कर सके। और हमारी नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है, जहाँ पर हम सबसे पहले लीजी को देखते हैं, जिसने यू चैन और शू यूफेई को पकड़ के रखा हुआ था, और उन दोनों से ही ये कहता है कि तुम लोगों का काम केवल इतना ही है कि बाहर जो तमाशा होने वाला है तुम लोग उसको केवल देखोगे, उसके अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, वरना बेकार में ही शी हुआंग के साथ साथ तुम लोग भी मारे जाओगे। तो यू चैन कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने ज्यादा गिर सकते हो कि तुम शी हुआंग को मारने के लिए किलर ही यू लो के साथ में मिल गए। आखिरकार तुमने अपनी असली पहचान सभी को करा ही दी। लीजी उससे कहने लगता है कि तुम शायद इसके बारे में गलत सोच रही हो, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो कि शी हुआंग को जान से मार देना चाहता है, वो तो कोई और ही है जो कि शी हुआंग को टियान जाओ के पद पर देखना नहीं चाहता। उसके हिसाब से शी हुआंग को टियान बेई कॉलेज में नहीं होना चाहिए, और मैं तो केवल उसकी इस काम में मदद ही कर रहा हूँ। इस काम को पूरा करने के लिए अब मैदान में आ जाते हैं ली जियानची, ली जियानफेई और ली फेयू। वो शी हुआंग के सामने आकर उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपनी किलिंग पावर को यूज करने की, लेकिन आज जब आखिरकार में मौका मिल ही चुका है तो क्यों ना हम इससे अपना बदला भी पूरा कर लें। लेकिन वहाँ के लोग बातें करने लगते हैं कि ली फैमिली ने हेलो के साथ में संधि कर ली, ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है, ताकि वो ओपनली किसी को भी जान से मार सके और उनसे कोई भी कुछ भी ना कह सके। और फिर तभी हम यहाँ पर उस किलर बंदे को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी फायर ड्रैगन घोस्ट आई को लेकर आ जाता है, ताकि वो उसकी मदद से अपने दुश्मन को खत्म कर सके। साथ ही तभी ली फेयू भी यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। इसकी पावर होती है स्काई मीटियोर्स को कंट्रोल करना। साथ ही ली जियानफेई भी यहाँ पर अपनी मार्शल सोल को लेकर आ जाता है, जो कि असल में होता है एक मंकी, और वो शी हुआंग को हराने के लिए अपनी इस गोल्डन मंकी की पावर को यूज करेगा, जो कि दहाड़ तो ऐसे मार रहा था जैसे कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो। और फिर वो दोनों ही यहाँ पर तुरंत ही अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। शी हुआंग कहने लगता है कि अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, ये सारा का सारा खेल तुम लोगों ने मेरे लिए ही तो रचा है, लेकिन अब तुम लोग मुझे और मेरी पावर्स को अंडर एस्टिमेट कर चुके हो, जिससे कि फिर वो यहाँ पर अपने अर्थ रैम्पेज बियर की पावर को फुल पोटेंशियल पर ले जाता है, और उसी की मदद से यूज करने लगता है अपनी वॉल ट्रैम्पलिंग पावर को, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ की धरती चारों तरफ से ही क्रैक होने लगी थी, जिसमें से काफी बड़े बड़े स्टोन्स निकलकर ली जियानफेई और ली फेयू की तरफ जाने लगे थे, जिनके अटैक से ली फेयू तो खुद को बहुत ही आसानी के साथ में बचा लेता है। ली जियानफेई की मदद करने के लिए उसका गोल्डन मंकी भी मौजूद था, और बाकी के जो स्टोन्स उस किलर बंदे को मारने के लिए जा रहे थे, तो वो यहाँ पर यूज करता है अपनी टेलीकाइनेसिस की पावर को, जिसे वो हिट करने की कोशिश करता है शी हुआंग पर, लेकिन वो लग जाते हैं बाई यूजिंग को, जिससे कि वो पहले से तो कमजोर था ही और अब इंजर्ड भी हो चुका था। तो शी हुआंग उससे कहने लगता है कि अरे मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही चुका था कि तुम भी अभी यहाँ पर हो। इसीलिए फिर वो अपने अर्थ रैम्पेज की मदद से उसको उठाकर एक दूसरी जगह पे बिठा देता है, ताकि अब उसको चोट ना लगे। और फिर ली फेयू यहाँ पर अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करने लगता है, जो कि सीधी अटैक करने को जा रहे होते हैं शी हुआंग और उसके अर्थ रैम्पेज बियर के ऊपर। लेकिन अर्थ रैम्पेज बियर कोई कमजोर कैरेक्टर नहीं है जिसको इतने से भी कुछ भी हो जाए। वो ली फेयू के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा हिट करता है, जिससे कि वो काफी दूर जाके गिरता है, और ऐसा देखकर ली जियानफेई को गुस्सा आ चुका था, और वो अपने गोल्डन मंकी के पावर को यूज करने लगता है, जो कि सीधा अटैक करने को जा रहा था अर्थ रैम्पेज बियर के ऊपर। लेकिन बियर के अटैक करने की वजह से वो मंकी भी कमजोर पड़ने लगा था। ली जियानफेई समझ जाता है कि उसका मंकी उसके रैम्पेज बियर के सामने कुछ भी नहीं है, और फिर तभी शी हुआंग पर अटैक करने के लिए वहाँ पर उसकी तरफ बढ़ने लगता है वो किलर, जिसको रोकने के लिए शी हुआंग उस पर फेंक देता है उस मंकी को। लेकिन फिर भी वो किलर वहाँ से मौका पाकर सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड को लाता है, जाकर सीधा कट लगा देता है शी हुआंग के ऊपर, जिससे कि वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इसीलिए अब शी हुआंग गुस्से में आकर उसको रोकने के लिए अपने अर्थ रैम्पेज बियर की पावर को यूज करता है, जिससे कि वो किलर भी समझ जाता है कि शी हुआंग को हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। इसीलिए तो उसने इस बार अपने उस डेमनिक आई की पावर को बढ़ा दिया था, जो कि अपने चारों तरफ की स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखकर शी हुआंग पर अटैक करने लगती है। लेकिन शी हुआंग उससे बचने के लिए अपने सुपर पावरफुल आर्मर और अपने शील्ड को यूज करता है, जिसको देखकर लीजी भी चौंक चुका था कि इस लड़के के पास में तो सच में काफी ज्यादा काबिलियत है। शी हुआंग ने अपने ऊपर जो आर्मर और जो शील्ड लगाई हुई थी वो इतना
इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उस किलर का कोई भी अटैक शी हुआंग को टच भी नहीं कर पाता। यहाँ तक कि जब वो बंदा शी हुआंग पर अपनी स्वॉर्ड से भी अटैक कर देता है तो शी हुआंग का आर्मर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी स्वॉर्ड भी उसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी, जिससे कि शी हुआंग उससे कहता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, और फिर वो यहाँ पर उसकी बैंड बजाना शुरू कर देता है। शी हुआंग ने उस किलर बंदे को मार मार के उसकी बहुत ही बुरी हालत भी कर दी थी। इस चीज को देखकर अब ली जियानफेई शी हुआंग पर गुस्सा दिखाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो शी हुआंग उससे कहता है कि तुम भी जरा एक बार मेरी ताकत को आजमा लो, क्योंकि फिर जैसे ही ली जियानफेई उसके ऊपर अपना एक पंच हिट करता है तो शी हुआंग के मजबूत आर्मर की वजह से उसके हाथ की सारी हड्डियां ही टूट चुकी थी, जो कि सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज होती है कि आखिर शी हुआंग ने ये किया कैसे। और इस लड़ाई को देखते हुए यू चैन और शू यूफेई कहने लगती है कि क्या सच में शी हुआंग ने अकेले ही इतने सारे लोगों को हरा दिया। और इस चीज को देखकर लीजी भी कह रहा था कि चलो आखिरकार इस लड़के ने टियानबेई सिटी के टियान जियाओ की इज्जत तो रखी ली, कम से कम वो इतने लोगों को हराना तो डिजर्व करता ही था। तो शू यूफेई उससे कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम आखिर करना क्या चाहते हो। जिसके फिर अगले ही पर लीजी मैदान में आ जाता है शी हुआंग का मुकाबला करने के लिए, और वो तो मैदान में आते ही सीधा अटैक करना शुरू भी कर देता है। तो शी हुआंग से कहता है कि चलो आ जाओ, अब तुम भी अपनी ताकत को आजमा लो, आज ये स्वॉर्ड गॉड तुम्हें भी तुम्हारी औकात दिखा देगा। तो लीजी के अटैक से बचने के लिए अपने आगे शील्ड तो बनाता है, लेकिन लीजी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो शील्ड तोड़ने के साथ साथ शी हुआंग को भी दूर फेंक देता है, इससे कि शी हुआंग थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका था। और वो लीजी से कहने लगता है, लीजी आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि टियानबेई कॉलेज तुम्हारी ली फैमिली को खत्म कर देगा, यहाँ के कायदे कानून तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो लीजी हंसते हुए कहने लगता है कि आखिर टियानबेई कॉलेज की औकातें क्या है मेरे सामने। अगर तुम्हें लगता है कि मैं टियानबेई कॉलेज से डरता हूँ तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, और आज मैं तुम्हारे घमंड के साथ साथ तुम्हें भी जान से मार दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर शी हुआंग की मदद करने के लिए शू यूफेई और यू चैन दोनों ही आ जाते हैं। यू चैन लीजी को रोकने के लिए यहाँ पर यूज करने वाली है अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को, जिसकी फॉर्मेशन को तुरंत ही बनाकर वो अपनी स्वॉर्ड को अटैक कर देती है लीजी के ऊपर। लेकिन लीजी ने उनसे निपटने का इंतजाम तो पहले से ही किया हुआ था कि इस बार अब वो यहाँ पर अपने ड्रैगन वॉरियर को लेकर आ जाता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर भी है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि यू चैन ने अपनी स्वॉर्ड से जो अटैक किया था वो आसानी के साथ में उस ड्रैगन स्वॉर्ड को भी रोक लेता है। तो फिर ऐसा देखकर शू यूफेई यूज करने लगती है अपनी वुड स्प्लिट डेथ टेक्निक को, और वो अपनी इस पावर को ये ऑर्डर देती है कि इस वॉरियर को जाकर खत्म कर दो। लेकिन ये ड्रैगन वॉरियर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसने शू यूफेई की इस टेक्निक को ही खत्म कर दिया था। तो ऐसा देखकर शू यूफेई तुरंत ही अपनी इस टेक्निक की पावर को बढ़ा देती है, जिससे कि यहाँ पर एक स्वॉर्ड समन हो जाती है उस ड्रैगन वॉरियर को मारने के लिए। साथ ही साथ यू चैन ने भी अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड में से उस ड्रैगन सोल को बाहर निकाल लिया था, जो कि अटैक करने को जा रहा होता है उस ड्रैगन वॉरियर के ऊपर। साथ ही तभी शी हुआंग भी उस ड्रैगन वॉरियर के ऊपर अपना एक अटैक कर देता है। वो यहाँ पर खुद को बचाने के लिए इतनी ज्यादा पावर को यूज करता है कि उससे यू चैन का ड्रैगन खत्म होने के साथ साथ शी हुआंग को भी पावर्स का एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। इसको देखकर यहाँ के आसपास के सभी लोग भाग जाते हैं, और अब शी हुआंग भी इस बात को समझ चुका था कि उसे इस वॉरियर को हराने के लिए अपनी कौन कौन सी पावर्स को यूज करना होगा। साथ ही साथ उसकी स्वॉर्ड गॉड भी अपने आप को ट्रिगर करती है कि तुम्हें मेरी पावर को यूज करना चाहिए। शी हुआंग कहता है कि बहुत हो चुका बुली होना, अब मैं इसको खत्म ही कर दूंगा, जिसके लिए वो अपने बाकी के साथियों की भी मदद लेगा। क्योंकि तभी यू चैन यहाँ पर अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देती है, साथ ही साथ उसका साइज भी बढ़ा देती है, ताकि उसको आसानी के साथ में रैम्पेज बियर यूज कर सके। उस स्वॉर्ड की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए शू यूफेई भी उसके अंदर अपनी कुछ पावर्स को डाल देती है, जिसके लिए फिर शी हुआंग तुरंत ही लेकर आ जाता है अपने अर्थ रैम्पेज बियर को। और उसको जैसे ही ये बिग स्वॉर्ड मिलती है वो खुद में बहुत ही ज्यादा पावरफुल फील करने लगा था, और बहुत ही शानदार तरीके से खत्म करने वाला है इस ड्रैगन वॉरियर को। और रैम्पेज बियर अपनी उसी तलवार की मदद से उसी वॉरियर के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन वो ड्रैगन वॉरियर भी काफी ज्यादा पावरफुल था, और वो तुरंत ही अपने स्पीयर को लाकर शी हुआंग की पावर्स और उसकी स्वॉर्ड का सामना करने लगता है। लेकिन शी हुआंग भी कहाँ उसके इन छोटे मोटे अटैक्स से डरने वाला था, वो तुरंत यहाँ पर यूज करने लगता है अपनी स्वॉर्ड गॉड की पावर को, जिससे कि रैम्पेज बियर की स्वॉर्ड पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और वो ड्रैगन वॉरियर के स्पीयर को तोड़कर उसे अपनी स्वॉर्ड से मारने वाला था। तो फिर ड्रैगन वॉरियर भी यहाँ पर अपने पावर्स को पीक लेवल पर ले जाता है, जिसकी मदद से वो शी हुआंग की बिग स्वॉर्ड को केवल एक ही झटके में तोड़ देता है। तो फिर ऐसा देखकर शी हुआंग तुरंत ही दोबारा से अपने रैम्पेज बियर को लेकर आ जाता है, और कहता है कि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब लीजी का वो वॉरियर अवतार भी कमजोर पड़ चुका था, और वो यहाँ से गायब हो जाता है। इसीलिए फिर लीजी खुद ही अपने स्पीयर को लाकर शी हुआंग के रैम्पेज बियर के साथ में फाइट करने लगता है, और इस खतरनाक फाइट को यू चैन और शू यूफेई भी देखे जा रहे थे, और वो लोग भी जानते थे कि शी हुआंग लीजी से अकेले नहीं जीत पाएगा। इसीलिए फिर शू यूफेई और यू चैन दोनों ही शी हुआंग को बचाने के लिए लीजी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, और इन दोनों की ही पावर्स को लीजी अपने केवल एक ही हाथ से होल्ड किए हुए था। यहाँ तक
कि वो उन दोनों के ही अटैक को रोककर उनके ऊपर अपना भी अटैक कर देता है। लेकिन शी हुआंग ऐसा कैसे होने दे सकता था, इसीलिए वो उसके सामने आ जाता है और शी हुआंग के पावरफुल अटैक करने की वजह से लीजी खुद को नहीं संभाल पाता और खुद ही कमजोर पड़ने लगता है। इस फाइट को ली जियानफेई, ली जियानची और ली फेयू तीनों ही देख रहे थे, जहाँ पर तभी ली जियानफेई कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे फादर की पावर इस लड़के के सामने कमजोर नहीं पड़ सकती। मेरे फादर इतनी पावर को तो होल्ड कर ही सकते हैं कि वो इन तीनों को ही अकेले हरा दे। इन तीनों में इतनी पावर कहाँ है जो कि मेरे पिताजी की केवल एक ही हाथ की पावर के सामने टिक सके, क्योंकि अगर वो चाहे तो वो अपने केवल एक ही अटैक से इन तीनों को ही जान से मार सकते हैं। लेकिन फिर हमें ऐसा सब कुछ देखने को क्यों मिल रहा है? तो ली फेयू उसको बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो तीन लोग मिलकर लीजी पर अटैक कर रहे हैं और इसी वजह से उनका यह कॉम्बिनेशन उन्हें बेहतर बनाता है। वो दोनों ही गर्ल्स समय समय पर शी हुआंग की मदद कर रही हैं, जिससे कि वो लीजी को आसानी से टक्कर भी दे पा रहा है। शी हुआंग की तो पावर्स वैसे भी काफी ज्यादा थी और साथ में ये दोनों लड़कियां भी मिल चुकी हैं जो कि वाकई में गॉड लेवल की पावर्स को भी होल्ड कर सकती हैं। पहले तो शी हुआंग के रैम्पेज बियर का साइज छोटा हुआ करता था, लेकिन अब तो उसने उसके पावर्स को बढ़ाने के साथ साथ उसका साइज भी काफी ज्यादा बढ़ा लिया है, जिससे कि उसके ऊपर नॉर्मल मैजिक पावर से कोई भी असर नहीं होगा। अगर छोटी मोटी पावर्स का यूज किया जाए तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन अभी भी लीजी के पास में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से वो इन तीनों को ही हरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अपने कुछ ज्यादा ही पावर्स को यूज करना होगा। यहाँ पर अब शी हुआंग शू यूफेई और यूचेन के साथ में खड़ा हो जाता है। ली फेयू बताता है कि इन तीनों को कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि तभी वो लोग लीजी के ऊपर अपनी पावर्स को यूज करते हैं, लेकिन लीजी उसको डॉज करते हुए अपने स्पीयर की मदद से उस पर अटैक करने के लिए आ रहा था, जिसको रोकने के लिए शी हुआंग अपने सामने बना लेता है काफी मजबूत एनर्जी शील्ड को। लीजी यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगा रहा था उसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन तभी उसका ध्यान भटकाने के लिए यूचेन और शू यूफेई भी उस पर अटैक कर देती हैं। इसके बाद फिर शी हुआंग दोबारा से मौका पाते ही उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन अभी भी वो लीजी की पावर्स और उसकी मार्शल आर्ट के सामने टिक नहीं पा रहा था, जिससे कि फिर यूचेन और शू यूफेई दोनों ही शी हुआंग के पास में आ जाते हैं। और तभी यूचेन यहाँ पर लीजी से यह कहने लगती है कि ये विला का सीन तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ पर ऐसी भी कोई चीज देखने को मिलेगी। वो शी हुआंग से कहने लगती है कि वैसे तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ली फैमिली के साथ में। तो शी हुआंग यूचेन से कहने लगता है कि शायद मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये तो आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये जानती होगी कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर फंसाकर जान से मारने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों ने जानबूझकर हम जैसे टियानबे कॉलेज के स्टूडेंट्स को फंसाकर मारने की कोशिश की है, और ये यूनटाई विला वाले कभी भी इस चीज को ठीक तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे। तो फिर यूचेन यहाँ पर शी हुआंग से कहने लगती है कि वैसे हमें इस बंदे से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम यूनटाई विला की असलियत जान ही चुके हैं तो सब कुछ हम पर ही निर्भर करता है कि हम आकर इस मैटर को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसीलिए चलो इस बूढ़ी हड्डी वाले को क्यों ना निपटा ही दें। तो लीजी कहने लगता है कि क्या तुम जैसे चिलगोसों को ये इतना आसान लगता है? तुम लोगों ने अब मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया है और ये कहर अब सीधा तुम लोगों के ऊपर ही बरसेगा। और वो सीधा इन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, तो शी हुआंग तुरंत ही अपने रैम्पेज बियर को लाकर उस स्वॉर्ड का अटैक कर देता है लीजी के ऊपर, जिससे लीजी अब थोड़ा सा कमजोर पड़ चुका था क्योंकि वो बीमार भी होता है, जिससे कि इतनी ज्यादा लड़ाई करने की वजह से लीजी की सांस फूलने लगी थी। और इस मौके का फायदा उठाने के लिए यूचेन शी हुआंग से कहती है कि ये बंदा चाहकर भी तुम्हारे बैटल आर्मर को कोई नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा। शू यूफेई भी कहती है कि क्यों ना हम लोग इसकी बीमारी की वजह से इसको यहीं पर जान से मार दें, जिसके लिए फिर ये तीनों के तीनों ही तैयार हो जाते हैं ऐसा करने के लिए। इसको देखकर कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि क्या ये लोग सच में ली फैमिली के हेड को जान से मार देंगे। तो दूसरा बंदा कहता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन ये सब कुछ देखने में मजा बहुत आ रहा है। अब इसका नतीजा चाहे जो भी निकले, लेकिन ये टियानबे सिटी के सभी से ज्यादा बेस्ट फाइटिंग सीन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और वो भी फ्री में ऐसे मूव्स जो कि हमने आज तक नहीं देखे। मैं अच्छे तरीके से इन मूव्स को याद रखूंगा। और ये सब कुछ देखकर ली जियानफेई कहने लगता है कि डैड मैं आपकी मदद करने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन उसका अंकल ली फेयू उसको रोक लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम अपने फादर की मदद करने के लिए जाओगे तो तुम्हारे पिताजी की कितनी ज्यादा बदनामी होगी, और उनके बारे में ये कहा जाएगा कि लीजी जैसे बंदे ने 3 चींटियों को नहीं मसल पाया, इसीलिए तुम्हें उनकी मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसीलिए फिर ली फेयू और ली जियानफेई दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं, जिनको देखकर अब ली जियानची भी यहाँ से निकल लिया था। और लीजी भी समझ जाता है कि वो चाहकर भी यहाँ पर इन तीनों को हरा नहीं पाएगा, और ये सोचने लगता है कि अगर उसने इस फाइट को अभी लगातार कंटिन्यू किया तो बेशक आज की इस लड़ाई में उसका हारना तय होगा, और अगर ऐसा हुआ तो ली फैमिली किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी और उनकी जो इज्जत बनी हुई है वो पूरी तरीके से डूब जाएगी। इसीलिए वो फाइट को कंटिन्यू ना करते हुए यहाँ से जाने लगता है, जिससे कि वो शी हुआंग, यूचेन और शू यूफेई भी नॉर्मल हो जाते हैं। और उनके नॉर्मल होते ही यहाँ पर इस विला की एक लेडी आ जाती है, और वो आकर शी हुआंग और उसके दोनों दोस्तों से यह कहने लगती है कि मैं माफी चाहती हूँ, आप तीनों के साथ में इतना बुरा बर्ताव होने के लिए। मैं किसी
किसी जरूरी काम से यहाँ से बाहर गई थी और अभी लौटी हूँ और मुझे ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो यूचेन कहती है कि आप तो बहुत ही जल्दी आ गई, अगर आप थोड़ा सा और लेट आती तो और भी ज्यादा सही रहता, और आप जानबूझकर लेट आई हो जब लीजी यहाँ से भाग गया। मैं आखिर इसका मतलब क्या समझूं? क्या आपने लीजी को भागने में मदद की है? और ये लेडी असल में यूनटाई विला की ओनर होती है जिसका नाम होता है शुई पियाओ मियाओ। तो यूचेन उसका मजाक उड़ाने लगती है कि आखिर मुझे आपको बुलाना क्या चाहिए। तो शुई युफे यूचेन से कहने लगती है कि ये तो तुम्हें भी साफ नजर आ रहा होगा, ये सब कुछ फेमस यूनटाई विला में हुआ है। अब तुम खुद ही सोचो कि फेमस जगहों पर भी लोगों की जान सुरक्षित नहीं है। वो चिल्ला कर सभी लोगों से कहने लगती है कि अगर फ्यूचर में मैं कभी भी जान से मारी गई तो इसमें नाम इन सभी लोगों का ही होगा। शिव वांग भी सोचने लगता है कि अब तो शुई युफे के जुबान को ज्यादा ही चलने लगी है, क्योंकि अब तो वो सीधा अपने दुश्मनों के खिलाफ जहर उगल रही है। तो पियाओ मियाओ कहने लगती है कि आपका भी कहना सही है, इसमें मेरी काफी बड़ी गलती थी, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ तो मैं ये वादा करती हूँ कि अब ऐसा कभी भी नहीं होगा, जिससे कि अब इस विला का काम दोबारा से शुरू भी कर दिया जाता है। तभी पियाओ मियाओ शिव वांग, शुई युफे और यूचेन की इंजरीज को देखती है, जिनको वो स्नो लोटस पेटल्स को दिखाते हुए कहती है कि आप लोग इसका यूज करते हुए सबसे पहले तो अपने इंजरीज को हील कर लीजिए, इसे आप लोग मेरी तरफ से एक छोटा सा इनाम समझ सकते हो। और वाकई में इसका यूज करने की वजह से उन तीनों के ही इंजरीज हील हो जाती हैं। और फिर पियाओ मियाओ उन तीनों से ही कहने लगते हैं कि आप तीनों को कंपनसेशन देने के लिए मैं आप लोगों को अपने विला का सबसे फेमस और सबसे ज्यादा महंगा फूड ऑफर करना चाहती हूँ, जो कि आज तो आप लोगों को फ्री में मिलेगा, और जब फ्यूचर में आप लोग कभी भी यहाँ पर आओगे तो उस फूड की एक्चुअल प्राइस से आप लोगों को हाफ प्राइस ही देना होगा। आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि आप लोग काफी ज्यादा थक भी गए होंगे, इसलिए आज आराम करने के लिए मैं आप लोगों के लिए कमरों का भी इंतजाम करा देती हूँ, जो कि अब से स्पेशली आप तीनों के द्वारा ही यूज किया जाएगा। और जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया है कि ये सब कुछ ली फैमिली का किया धरा है, तो बेशक मैं उन लोगों के खिलाफ एक्शन लूंगी और आप लोगों को न्याय भी दिलाऊंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मुझ पर भरोसा दिलाने के लिए इतना तो काफी होगा। तो यूचेन उससे कहने लगते हैं कि हाँ चलो देख लेते हैं कि आप किस तरीके से ली फैमिली से हम लोगों को न्याय दिलाती हो, लेकिन अगर आप वादा करने के बाद भी ऐसा ना कर पाए तब हमें यहाँ से डायरेक्टली इंपीरियल कैपिटल में ये फैमिली के पास में जाना होगा। तो पियाओ मियाओ कहने लगते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जिसके बाद फिर वो उन तीनों को ही अंदर की तरफ ले जाती है, जहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था भी की गई थी। पियाओ मियाओ कहती है कि आप लोग यहाँ पर आराम कर सकते हो, और वैसे अभी मुझे और भी कई सारे काम रह गए हैं जिनको मुझे निपटाना है, इसलिए फिर वो तुरंत ही यहाँ से अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर तभी उसके पास में वो किलर बंदा आ जाता है। यानी कि ये सब कुछ किया धरा था पियाओ मियाओ। इस एपिसोड की शुरुआत से हम उसी सीन से होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि असल में होटल की ओनर पियाओ मियाओ ने ही उस किलर की मदद से शी हुआंग और उसके साथियों के ऊपर अटैक करवाया था, और इसी वजह से वो उस किलर को डांटने लगते हैं कि तुम आकर उसको जान से क्यों नहीं मार पाए। मैं तुम्हारा इतनी समय से सपोर्ट करते आ रही हूँ, लेकिन तुम मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर पाए। अब तुम खुद ही सोचो कि आखिर लोग हमारी कम्युनिटी के बारे में क्या सोचेंगे। तो वो किलर कहने लगता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि उसका अर्थ रैम्पेज बियर इतना ज्यादा पावरफुल होगा। तो पियाओ में उससे कहती है कि ये हमारी जिम्मेदारी होती है अपने दुश्मन के बारे में पता लगाना कि आखिर वो कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर आप कहो तो आज रात को ही मैं उसको जान से मार दूंगा। तो पियाओ में उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें इतना याद रखना चाहिए कि ये तीनों ही टियानबेई एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, और अब तुम्हारा चेहरा सभी के सामने आ चुका है, जिससे कि सभी लोगों को ये पता चल सकता है कि हम लोग मिलकर ली फैमिली के साथ में काम करते हैं, और शी हुआंग की ताकत का मुकाबला करने की ताकत केवल वूजियन के अंदर ही है, इसीलिए शी हुआंग को मार पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो किलर कहने लगता है कि मेरे पास में एक तरीका है, हम मास्टर की घोस्ट स्वॉर्ड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वॉर्ड एक ही बार में कई सारे लोगों को जान से मार सकती है, जिसका यूजर भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर वो स्वॉर्ड हम शी हुआंग के हवाले करते तो वो जरूर से ही मारा जाएगा। तो पियाओ मियाओ कहती है कि वैसे ये काफी अच्छा आइडिया है, मैं इसका इंतजाम करती हूँ, लेकिन तुम्हें लीजी को इन्फॉर्म करना होगा कि तुम्हें इस लड़की को संभालना होगा, नहीं तो वो हमारे बीच का कांटा बन जाएगी। तो वो किलर कहने लगता है कि क्यों ना उसको भी खत्म कर दें, और अपने इसी ऑर्डर को फॉलो करने के लिए वो तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब हमें उन तीनों को ही दिखाया जाता है, जहाँ पर यूचेन शुई युफे से ये कहने लगती है कि शी हुआंग अपनी ट्रेनिंग पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देता है। तो शुई युफे उसको बताती है कि जब वो एक छोटा बच्चा था तो सभी उसको कमजोर होने की वजह से बुली करते थे, जिससे कि वो हर बार ही नाराज होकर भाग जाया करता था, लेकिन इस चीज को उसने हमेशा ही अपने मोटिवेशन के तौर पर यूज किया ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। और प्लीज ये बातें उसको मत बताना, नहीं तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो दोनों ही उसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए देखते रहते हैं, और फिर हम शी हुआंग को देखते हैं जो कि इस बारे में सोच रहा था कि आखिर ली फैमिली वाले किलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में क्यों मिल गए, मैंने हेई लोगों का ऐसा क्या बिगाड़ दिया जिससे कि वो मुझे मारना चाहता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है शी हुआंग के पास में कुछ सामान लेकर, और वो कहता है कि इस विला की ओनर ने मुझसे कहा है कि आपका यहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ था उसके बदले आपको ये सब कुछ दिया जा रहा है, और वैसे इसके अंदर जो ट्रीजर रखा हुआ है वो बिलोंग करता है लीजी से, हम उसे ढूंढ
ढूंढने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्द भी मिल जाएगा। तो फिर शी हुआंग तुरंत ही उस ट्रीजर को अपने पास में रख लेता है और कहता है कि ओनर को मेरा थैंक यू बोलना। लेकिन शी हुआंग जैसे इसको खोलता है, उसके अंदर उसको दिखाई देती है काफी खतरनाक स्वॉर्ड, जिसके अंदर से एक डार्क एनर्जी निकलकर शी हुआंग पर अटैक करने लगती है। तो फिर शी हुआंग तुरंत ही उस डार्क एनर्जी से अपनी स्वॉर्ड की मदद से फाइट करने लगता है और शी हुआंग उसके जाल में ना फंसते हुए उस स्वॉर्ड को तुरंत ही उठाकर उसके कई सारे टुकड़े कर देता है। लेकिन वो स्पिरिट अभी भी शी हुआंग के ऊपर अटैक ही कर रही थी। शी हुआंग कहता है कि तुमने मुझसे गलत पंगा ले लिया। वो तुरंत ही यहाँ पर अपने एक स्पिरिट ईगल को बुलाकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे कि उन दोनों के ही बीच में यहाँ पर काफी पावरफुल क्लैशिंग होती है। लेकिन शी हुआंग को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर इस विला के ओनर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो फिर तभी अचानक से ही उसकी स्वॉर्ड उसके हाथों से छूट जाती है और शी हुआंग का ईगल तुरंत ही उसको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहाँ पर वो खुद को गिरा हुआ पाता है। और ये असल में होता है 5 एलिमेंटल वर्ल्ड का सोल वर्ल्ड। और तभी वहाँ पर शी हुआंग के पास में आ जाते हैं मास्टर पो जून। तो शी हुआंग कहता है कि आप तो वही स्वॉर्ड गॉड हो जिसने इस स्वॉर्ड को बनाया था। तो स्वॉर्ड गॉड पो जून उससे कहने लगते हैं कि केवल वही लोग यहाँ पर आकर मुझे देख सकते हैं जिनको मैं चुनता हूँ, और ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें मैंने ही चुना था। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने सारे के सारे गॉड्स को केवल इसीलिए ही मारा था क्योंकि वो सभी के सभी प्रैक्टिशनर को खत्म करके एक नई दुनिया बनाना चाहते थे जहाँ पर उनके हुक्मों को माना जाए। लेकिन गॉड्स को मारने के बाद मुझे इस दुनिया की चिंता होने लगी, जिससे कि फिर मैंने अपनी स्वॉर्ड को टियानबेई कॉलेज में छोड़ दिया ताकि कोई एक नेक दिल और काबिल इंसान मेरी स्वॉर्ड को संभाले और लिविंग बींग्स को बचाए, जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। तो शी हुआंग कहता है कि मैं एक सॉर्सरर को ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि वो कैसा होता है। तो मास्टर पो जून कहते हैं कि इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता क्योंकि सॉर्सरर्स बहुत ही ज्यादा पवित्र जगहों पर रहते हैं। शी हुआंग कहता है कि मैं आखिर उनके जैसा कैसे बन सकता हूँ। लेकिन मास्टर पो जून कहते हैं कि ये रास्ता तुम्हें खुद ही तय करना होगा। शी हुआंग कहता है कि मैं आकर कैसे ही एक पावरफुल फार्मासिस्ट को हरा पाऊंगा। लेकिन मास्टर कहते हैं कि 5 एलिमेंट वर्ल्ड की किस्मत अब तुम्हारे कंधों पर है क्योंकि तुम चुने गए हो और तुम जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। शी हुआंग कहता है कि ये कोई मजाक थोड़ी है, मैं पूरी दुनिया को कैसे बचा पाऊंगा। तो मास्टर कहते हैं कि तुम सभी को अपना रिलेटिव समझो, जिससे तुम सभी को अपना मानकर सभी को बचा लोगे। और मैंने तुम्हारे लिए टाइगर फायर ट्विन स्पिरिट को भी छोड़ दिया है जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद फिर शी हुआंग उस सोल्ड वर्ल्ड से भी बाहर आ जाता है और कहने लगते हैं कि यानी कि स्वॉर्ड गॉड ने मुझे इस पूरी दुनिया का गार्डियन बनाकर भेजा है। तभी उसको अपनी स्वॉर्ड के अंदर कुछ अनरियल सी पावर्स फील होने लगती हैं। वो कहता है कि यानी कि यही असली पावर है स्वॉर्ड गॉड की। तभी वहाँ पर उसके दरवाजे के पास में यू चैन और शू यूफेई आ जाते हैं। वो उससे कहने लगते हैं कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, हमें काफी दूर तक आवाजें आ रही थी, हमें ऐसा लगा जैसे कि तुम्हारे साथ में कोई फाइट कर रहा है। तो शी हुआंग कहता है कि अंदर आओ, मुझे तुम लोगों को कुछ बताना था। वो बताता है कि हाँ, मेरी फाइट एक स्वॉर्ड के साथ में हो गई थी। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास में एक सर्वेंट आया था और उसी ने मुझे ये दी थी और कहा था कि हम जानते हैं कि ये सारी गड़बड़ लीजी की वजह से हुई है। शी हुआंग कहता है उसको पहले से ही शक हो चुका था कि जरूर उसके साथ में ये कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी ही, या फिर हो सकता है कि ब्लैक क्लॉथ्स की टीम वालों ने मेरे साथ में ऐसा किया हो। इससे कि शू यूफेई गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि यानी कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। जब इन यूनटाई विला वालों को पता भी है कि हमारी फाइट उनके साथ में चल रही है, तो फिर ये लोग केयरफुल होकर क्यों नहीं रहते। यहाँ पर तो उतने गार्ड्स भी नहीं है जितने की होने चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये यूनटाई विला वाले भी उन्हीं के साथ में मिल चुके हों, इसीलिए वो गुस्से के साथ में उस बॉक्स को बाहर फेंक देती है। तो यू चैन उससे कहने लगती है कि शू यूफेई, मैंने आज तक तुम्हें कभी भी इतना ज्यादा गुस्से में नहीं देखा। तो शी हुआंग कहने लगता है कि गुस्सा होना जायज भी है, लेकिन अब हम लोगों को थोड़ा सा काम भी कर लेना चाहिए। शी हुआंग तभी यू चैन से कहता है कि क्या तुमने कभी भी डीमन कॉर्प्स के बारे में सुना है। लेकिन यू चैन को उनके बारे में पता नहीं होता। तो वो कहता है कि मुझे ब्लैक क्लॉथ की टीम के बारे में बताओ। यू चैन बताने लगते हैं कि ये टीम वाले बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो भी इनका कहा नहीं मानता ये बहुत ही बेदर्दी के साथ में उसको मार देते हैं और शायद इसी वजह से ये तुम्हें भी मारना चाहते हो। तो शी हुआंग कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये बिल्डिंग भी किसी डीमन मास्टर के द्वारा बनाई गई हो। वैसे क्या तुम मुझे इन ब्लैक क्लॉथ्स वालों की ताकत के बारे में बता सकती हो। तो यू चैन कहती है कि इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन हर कोई जानता है कि हेलो के पास में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हियरार्ची है। हमारी इस दुनिया में 3 एम्पायर्स पाए जाते हैं और उन तीनों के ही अपनी अपनी इंपीरियल कैपिटल्स भी हैं, जिनके 3 डिस्ट्रीब्यूशंस भी हैं और उन डिस्ट्रीब्यूशन से छोटे बड़े सभी डिस्ट्रीब्यूशंस भी जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने ही हेवनली ड्रैगन एम्पायर की बात करें तो हमारे यहाँ पे 4 डिस्ट्रीब्यूशंस पाए जाते हैं, जिनमें से एम्पायर का मुख्यतम हिस्सा पाया जाता है साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में। और हमारे टियानबेई सिटी का जो हेलो है, तो उसके अंडर में काफी सारी सिटीज आती हैं जो कि उसका कमांड मानते हैं। यूं समझ लो कि हेलो इस धरती पर अपना चौथा एम्पायर बनाना चाहता है। तो शी हुआंग कहने लगता है कि यानी कि मैं एक पूरे एम्पायर से लड़ने जा रहा हूँ। तो यू चैन इससे कहती है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो,
करो, क्योंकि हेलो का जो मास्टर टायरेंट है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो शी वांग उससे कहता है कि प्लीज मुझे झूठी दिलाशाएं मत दो, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानती हो कि मैं कुछ भी कर लूं लेकिन एक पूरे एम्पायर से नहीं लड़ पाऊंगा। यूचेन कहती है कि पहले तुम जरा इस स्वॉर्ड को देखो, देखने में किसी श्रापित तलवार से कम नहीं लगती। ये कुछ ऐसी तलवारें होती हैं जो कि बिना खून पिए शांत हो ही नहीं सकती, और तुमने ना केवल इस स्वॉर्ड के श्राप को तोड़ा है बल्कि इसके भी तुमने 5 टुकड़े कर दिए। इसीलिए अब लिटिल डंकी तुमको शांत हो जाना चाहिए। तो शो यूफे कहने लगती है कि मैंने तुमसे बोला था कि उससे ऐसा मत बोलना। तो यूचेन कहने लगती है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें जिद्दी गधा बुलाऊंगी। लेकिन तभी शो यूफे को पता चल जाता है कि यहाँ पर उनके पास में कोई आने वाला है, जो कि असल में होता है वही किलर जो कि यहाँ पर इन तीनों को ही मारने के लिए आया था। इसीलिए शी वांग दोनों से ही कहने लगता है कि अब हम लोगों को यहाँ से अपनी जान बचाकर निकलना होगा। इसीलिए फिर ये तीनों की तीनों यहाँ से भागने लगते हैं, और वो किलर जैसे ही शी वांग के रूम की तरफ जाने लगता है तो उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है, जो कि असल में किया होता है डीन जू ने। और तभी वहाँ पर शी वांग आकर उस किलर से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जानकारी निकलवानी थी। यूचेन कहने लगती है कि डीन जू आप इसे मेरे हवाले कर दो, क्योंकि इसका मुंह खुलवाने का मेरे पास में एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि ये सब कुछ उगल देगा जो भी ये जानता होगा। लेकिन ये किलर तो जानबूझकर सुसाइड कर लेता है। डीन जू कहते हैं कि मैंने इसकी पावर्स को शील्ड कर दिया था, शायद इसी वजह से इसने खुद को ही मार लिया। शी वांग डीन जू से कहने लगता है कि हमें सीक्रेटली बचाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीन जू उसको बताते हैं कि जब मैं लीजी का पीछा कर रहा था तब वो अचानक से ही मेरे सामने आ गया, शायद मुझे उलझाने के लिए, लेकिन मुझे अपने ही मन में लगने लगा जैसे कि ये उसकी कोई चाल हो। इसीलिए मैं वापस तुम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए आया था, लेकिन शुक्र है कि मैं समय रहते आ गया और तुम लोगों को बचा लिया। और अब मैं इस ली फैमिली और इस हेई बिल्डिंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। यूचेन भी कहने लगती है कि हाँ आपने सही कहा, ये जिद्दी डोंकी भी हमसे यही बात ही कर रहा था। तो डीनजू कहने लगते हैं कि ये कैसा नाम है, लेकिन ये इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा सूट भी करता है। तभी शू यूफे कहती है कि डीनजू मुझे इस युनटाई माउंटेन बिला पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो लोग हम लोगों के बारे में बखूबी जानते थे कि हमारे साथ में क्या हुआ और किसने क्या गलत किया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमारी सुरक्षा पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। और शायद ऐसा हो सकता है जैसे कि ये लोग भी हमारे दुश्मनों के साथ में मिले हुए हों, और मेरे ख्याल से तो हम लोगों का भी रात में ही यहाँ से निकल जाना बहुत ही ज्यादा सही रहेगा। तो डीनजू कहने लगते हैं कि ठीक है, हम लोग रात को ही यहाँ से अब निकलने वाले हैं, और कल मैं ली फैमिली के पास में जाऊंगा सारी की सारी सच्चाई निकलवाने के लिए। और वैसे मुझे अभी तक ब्लैक क्लॉथ की टीम के बारे में पता नहीं चला है। ली फैमिली वाले तो डर के मारे भाग सकते हैं, लेकिन मॉन्क्स अपने टेंपल को छोड़कर नहीं भाग सकते। जिसके बाद फिर ये चारों के चारों यहाँ से काफी तेजी के साथ में जाने लगते हैं, और फिर हम इन चारों को ही जंगल के बीचों बीच भागता हुआ देखते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डीन जू के सामने आ जाता है लीजी, और वो कहने लगता है कि डीन जू आप इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो, और आखिर तुम इतना जल्दी जल्दी यहाँ से भागकर कर ही क्या लोगे। तभी ली शिटियन नाम का बंदा डीन जू से कहता है मैं तो युनटाई विला आ रहा था तुमसे बात करने के लिए। डीन जू कहने लगते हैं कि अच्छा, यानी कि इन सारी चीजों के पीछे तुम ही थे। ली शिटियन कहता है कि मुझे खुशी है कि आपके जैसा बड़ा पावरफुल इंसान मुझे जानता है। तो डीन जू से कहने लगते हैं कि अगर तुम दोनों ये सोचते हो कि तुम दो मुझे हरा पाओगे तो इस बात को भूल जाना, क्योंकि आज तुम लोग यहाँ पर मुंह की खाने वाले हो। लीजी कहता है कि मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि डीन जू बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर ब्लैक क्लॉड टीम के ओनर को ही लेकर आया हूँ, जो कि यहाँ पर पूरी तैयारियों के साथ में आए हैं, लेकिन तुम नहीं, और तुम अभी तक ठीक तरीके से उनके ड्रैगन के बारे में नहीं जानते। इसीलिए तो मैंने इनके साथ साथ बाकी लोगों को भी बुलाया है ताकि हम तुम लोगों को अच्छे से घर पर ले जा सकें। तो डीनजू कहते हैं कि अच्छा, तो अब तुम 3 लोग यहाँ पर मुझसे लड़ने को आए हो। तो शी वांग कहने लगता है कि डीनजू हम लोग मिलकर लीजी को तो संभाल लेंगे। तो लीजी कहने लगता है कि क्या तुम बच्चे मुझे एक ही बार की फाइट में कमजोर समझने लगे? मैं तो तुम्हें उस वक्त मौका दे रहा था बचने का, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ पर अपने केवल 3 मूव्स के साथ में ही जान से मार दूंगा, चाहे तुम तीनों ही मुझ पर मिलकर अटैक क्यों ना करो। और फिर तभी वहाँ पर पीछे से आ जाता है ली फेयू, और वो कहने लगता है कि लीजी आप इनसे बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम तो इन्हें मारने ही वाले हैं, और वैसे भी इन लोगों ने हमारे शू कियांची को भी जान से मार दिया है। आप चिंता मत करो, क्योंकि आज यहाँ पर ये सभी की सभी चीटियों का सफाया हो जाएगा। जिसके बाद फिर ली फेयू अपनी टीम के साथ में यहाँ पर आने लगता है अटैक करने के लिए। डीन जू शी हुआंग से कहते हैं कि तुम जाकर उनको संभालो, तब तक मैं इन पावरफुल लोगों को होल्ड बैक करूंगा। जिसके बाद फिर ये सभी के सभी फाइटर्स अपनी अपनी फाइटिंग स्पिरिट्स को समन कर लेते हैं, और सभी के सभी अटैक करने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। शी हुआंग, यू चैन और शू यूफे ये तीनों के तीनों ली जियान फेई और ली फेयू के अटैक से बचने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। शी हुआंग का ये प्लान था कि वो वहाँ पर मदद लेगा वुल्फ किंग और उसकी टीम की, लेकिन ली जियान फेई और ली फेयू दोनों ही उसकी चाल को समझ जाते हैं, इसीलिए वो लोग ज्यादा अंदर की तरफ नहीं जाते, जिससे कि फिर शी हुआंग भी वहाँ से वापस लौट आता है डीन जू की मदद करने के लिए। और ये एपिसोड भी सेम उसी
उसी सीन से ही शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब शी हुआंग उस जगह पे वापस आ चुका था जहाँ पर ली जिजी और ली शीटियन दोनों ही मिलकर डीन जू के ऊपर अटैक करने वाले थे। शी हुआंग कहता है कि शुक्र है कि मैं यहाँ पर वक्त रहते आ गया, क्योंकि उसको इस बात का डर था कि कहीं ली जिजी ने डीन जू को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचा दिया हो। और ड्रैगन यहाँ पर डीन जू के पैगोडा फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, जिसके साथ साथ उनके ऊपर ली जिजी और ली शीटियन दोनों ही हमला भी कर रहे थे। ली शीटियन कहने लगता है कि इस तरीके से तो काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि डीन जू के टावर की पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम लोगों को अपने अटैक्स की स्पीड को बढ़ाना होगा, जिसकी मदद से शायद हम इसके फॉर्मेशन को भी ब्रेक कर सकें। लेकिन वो ड्रैगन यहाँ पर लीजी से कहने लगता है कि तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि अगर डीन जू यहाँ से जिंदा वापस निकला तो फिर मैं यहाँ पर रुकने नहीं वाला, मैं यहाँ से तुरंत ही चला जाऊंगा, जिससे कि फिर तुम्हारी ली फैमिली भी हमेशा हमेशा के लिए ही खत्म हो जाएगी। ली शीटियन कहने लगता है कि बकवास बंद करो और हमला करना शुरू कर दो, जिसके बाद फिर वो तीनों ही मिलकर अपने अपने पावरफुल अटैक्स को कर देते हैं। ली जिजी यहाँ पर अपने ड्रैगन पावर को यूज करता है, जिससे कि डीन जू अटैक को नहीं संभाल पाते और थोड़े से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाते हैं। उन तीनों को ये लगने लगा था कि शायद इस बार वो डीन जू को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है शी हुआंग की, और वो अपने रैम्पेज बियर की पावर की मदद से उसके चारों तरफ ही कुछ काफी खतरनाक वॉल ट्रैम्पलिंग्स को लगा देता है। लेकिन लीजी उन सभी को ब्रेक करते हुए शी हुआंग पर अटैक करने के लिए जाने लगा था, जिससे कि शी हुआंग तुरंत ही अर्थ रैम्पेज बियर को गायब करके यहाँ से भागने लगता है। तो ली शीटियन लीजी से कहता है कि तुम बेवकूफ हो, ये उसकी चालती था कि तुम डीन जू के ऊपर हमला ना कर सको, और हमारे लिए डीन जू को मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो जैसे ही डीन जू को मारने की कोशिश करता है तो शी हुआंग वहाँ पर दोबारा से आकर उससे फाइट करने लगता है और अपने काफी सारे वॉल ट्रैम्पलिंग्स को लगा देता है, जिससे कि लीजी तो यहाँ पर शी हुआंग के अटैक्स को डॉज करने में ही लगा हुआ था, और वो शी हुआंग के अटैक से इरिटेट होकर कहने लगता है कि अब मैं सबसे पहले तुम्हें ही जान से मारूंगा, जिससे कि डीन जू तुरंत ही रिकवर होकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। ली शीटियन लीजी से कहता है कि खुद को बचाओ, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है, क्योंकि उसी वक्त वहाँ पर डीन जू पहुंचकर लीजी के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा अटैक कर देते हैं, जिससे कि लीजी काफी इंजर्ड होकर काफी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद फिर डीन जू यहाँ पर अपने बड़े ही स्वैग के साथ में उन दोनों से ये कहने लगते हैं कि अब आओ जरा और मेरा सामना करके दिखाओ, क्योंकि इस बार अब वो दोबारा से यहाँ पर अपने टावर को लेकर आ जाते हैं, जिसकी पावर पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे कि वो उस ड्रैगन वाले बंदे को तो एक ही बार में पकड़ लेते हैं और अपने पैगोडा टावर के अंदर उसको कैद कर लेते हैं। साथ ही वो उसके ऊपर खड़े होकर उसकी शील्ड को और भी ज्यादा मजबूत बना देते हैं, ताकि वो ड्रैगन कुछ भी करके यहाँ से बाहर ना निकल सके। और फिर लीजी गुस्से के साथ में कहने लगता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि इस बार मैं तुम्हें ही जान से मार दूंगा। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही अपने स्पीयर को लाकर दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो शी हुआंग उसके सामने खड़ा होकर उससे कहता है कि लीजी जी जरा एक बार मेरा सामना तो कर लो, जब तुम मुझे हराओगे तभी तो मेरे मास्टर के पास में पहुंच पाओगे। क्योंकि वो दोबारा से यहाँ पर अपने अर्थ रैम्पेज बियर को समन कर लेता है, जिसके साथ में वो तुरंत ही फाइट करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन लीजी को तो शी हुआंग की चाल के बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि तभी वो अचानक से ही दूसरी तरफ से अपनी वॉल ट्रैम्पलिंग को अटैक कर देता है लीजी के ऊपर। लेकिन लीजी की स्पीयर की पावर भी काफी ज्यादा थी, इसीलिए वो काफी आसानी के साथ में शी हुआंग के वॉल ट्रैम्पलिंग्स को खत्म कर देता है। और इस पावरफुल क्लैशिंग के बाद लीजी को ये लगने लगा था कि इस बार वो शी हुआंग को सच में जान से मार देगा, इसीलिए वो कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पिछली बार मैं बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया था, लेकिन इस बार तो तुम यहाँ पर आज और अभी मेरे हाथों से मरने वाले हो। तो शी हुआंग उससे कहता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो काफी अच्छा है, लेकिन इतनी बैड इंजरीज के बाद भी क्या तुम सच में मुझे पकड़ भी पाओगे? क्योंकि फिर शी हुआंग काफी तेजी के साथ में यहाँ से भागने लगता है। तो लीजी अपने दोनों साथियों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर डीन जू की आंची को हराओगे, तब तक मैं इस शी हुआंग का खेल खत्म करके आता हूँ। जैसे कि अब ड्रैगन और ली शीटियन के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी थी डीन जू को संभालने की, और वो दोनों ही अपनी फुल पावर के साथ में डीन जू के टावर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन डीन जू यहाँ पर अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर रहे थे उसको बचाने के लिए, जिससे कि इन दोनों के काफी पावरफुल अटैक भी डीन जू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। और फिर हम अगले ही सीन में शी हुआंग को देखते हैं काफी तेज भागते हुए, जहाँ पर उसके पीछे पड़ा हुआ था ली जिजी। शी हुआंग खुद से ही कहता है कि अब मुझे भाग दौड़ बंद कर देनी चाहिए और मुझे अब अपने थोड़ा सा दिमाग का यूज भी करना होगा। कि तभी अचानक से ही उसके पीछे से वहाँ पर आ जाता है ली जिजी, और वो कहता है कि शी हुआंग इस बार तुम बच नहीं पाओगे। लेकिन शी हुआंग तो बहुत ही ज्यादा चालाक था, क्योंकि तभी वो यहाँ पर लेकर आ जाता है यू चैन के द्वारा दिया गया उसको क्रॉसबो, जो कि शॉर्ट रेंज में बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर सकता है। और उसके इस अटैक के अंदर शी हुआंग अपनी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को भी डाल देता है, जिससे कि भी एरो पहले की तुलना में और भी ज्यादा पावरफुल अटैक बन चुका था, जो कि सीधा जाके अटैक हो जाता है
है ली जिजी के ऊपर और अचानक से अटैक होने पर ली जिजी उसको समझ भी नहीं पाता, जिससे कि घायल होकर पीछे की तरफ चला जाता है। लेकिन शी हुआंग अब उसको कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसीलिए फिर वो तुरंत ही क्रॉसबो के उस सेकंड एरो को भी प्रिपेयर करता है और लीजी के कुछ भी समझने से पहले सीधा उस पर ही अटैक कर देता है। और इस एरो को रोकने के लिए लीजी सामने लगाता है अपने स्पीयर की पावर को, लेकिन ये उसको भी डॉज करते हुए सीधा घुस जाता है लीजी के सीने में। शी हुआंग कहता है कि इस बार मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगा और वो अपना एक काफी पावरफुल अटैक को समन करता है लीजी पर अटैक करने के लिए, जिसको रोकने के लिए लीजी को अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करना पड़ता है। और उसके थोड़े ही कमजोर होते ही शी हुआंग दोबारा से अपनी वॉर ट्रैम्पलिंग को यूज करने लगता है, जो कि लीजी को बिना कोई मौका दिए ही सीधा ही उस पर अटैक कर देती है, जिससे कि अब लीजी पहले की तुलना में काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और अब वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में लड़ने के लिए अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करने लगते हैं। और शी हुआंग की इस अटैक से लीजी को ही पीछे हटना पड़ जाता है, लेकिन साथ ही साथ शी हुआंग भी थोड़ा सा कमजोर हो चुका था और अब लीजी बड़े ही गुस्से के साथ में शी हुआंग की तरफ देखता है और अपने सीने में लगे हुए उस एरो को काफी ताकत के साथ में खींचता है और शी हुआंग से बड़े ही स्वैग के साथ में ये कहने लगता है कि अब तुम मेरी ताकत का असली कहर देखोगे, क्योंकि अब वो यहाँ पर तुरंत ही यूज करने लगता है अपनी मार्शल सोल ड्रैगन को, जिसकी गोल्डन स्पिरिट तुरंत ही तैयार हो जाती है शी हुआंग पर अटैक करने के लिए और उसको जान से मारने के लिए। इसको देखकर फिर शी हुआंग भी समझ जाता है कि इस बार उसे कुछ अलग ही करना होगा, नहीं तो वो इस बार लीजी के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अब लीजी के बॉडी के हर एक पार्ट से एनर्जी निकलने लगती है। उसकी बॉडी किसी फायर म्यूटेंट के जैसे दिखने लगती है और फिर वो सीधा ही अटैक कर देता है शी हुआंग के ऊपर, जिससे बचने के लिए जब शी हुआंग के पास में कोई भी रास्ता नहीं बचता, फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी मदद के लिए लेकर आ जाता है अपने अर्थ रैम्पेज बियर को, जिसके साथ साथ वो उसके शील्ड को और अपने आर्मर को भी लेकर आ जाता है, क्योंकि शी हुआंग ये जानता था कि लीजी का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और वाकई में होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इस अटैक के सामने ना तो अर्थ रैम्पेज बियर टिक पाता है और ना ही वो आर्मर। लेकिन इस बार अब शी हुआंग अपना अटैक करने को जा रहा था, जिससे कि फिर लीजी को शी हुआंग के अटैक से बचने के लिए अपने सामने एक अजूरे ड्रैगन शील्ड को बनाना पड़ जाता है और इस ड्रैगन शील्ड की पावर वाकई में काबिले तारीफ थी। लेकिन जब शी हुआंग कई सारे अटैक्स को एक ही बार में उस शील्ड के ऊपर कर देता है तो उस शील्ड के हजारों टुकड़े हो जाते हैं और शी हुआंग फाइट करने लगता है लीजी के साथ में, जिससे कि अब हमें इन दोनों के ही बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी देखने को मिलती है। लेकिन लीजी मौका पाते ही अपने किक को हिट कर देता है शी हुआंग के ऊपर, जिससे कि वो दोनों ही अलग अलग जगह पे आकर गिरते हैं। शी हुआंग लीजी से कहने लगता है कि तुम इतने ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी आखिर फाइट कैसे कर सकते हो, तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो। तो लीजी उसको जवाब देता है क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ और वो दोबारा से अपने ड्रैगन को भेजता है शी हुआंग को मारने के लिए। तो फिर शी हुआंग उससे कहने लगता है कि जब तुम नहीं मानोगे तो फिर मुझे यहाँ पर अपने ब्रह्मास्त्र का यूज करना ही होगा, क्योंकि इस बार वो यहाँ पर एक्टिव करने लगता है अपने एक्सकैलिबर की पावर को, जिसके लिए उसको एक्टिव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है एक्सकैलिबर की ईगल, जो कि शी हुआंग की पावर को बढ़ाने के साथ साथ उसके हाथ में तुरंत ही एक्सकैलिबर को लेकर आ जाती है, जिसकी मदद से शी हुआंग इतना खतरनाक स्लाइसिंग अटैक को करता है कि उससे लीजी का ड्रैगन सोल खत्म होने के साथ साथ वो लीजी के ऊपर भी अटैक हो जाता है, जिससे कि इस अटैक ने लीजी के सीने को ही चीर दिया था। लीजी घायल होकर अब घुटनों के बल आ जाता है और शी हुआंग से यह कहने लगता है यानी कि उस एक्सकैलिबर को उठाने वाले तुम ही हो, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर्स आई थी। और लीजी की मौत के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर से